नमस्कार, मैं हूं नितेंद्र शर्मा। स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में विंध्य की राजनीति एक अलग ही राजनीति है, जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां का जन जन नेता है। ऐसे ही विंध्य के राजनेता जिन्होंने ऐसे संघर्ष से अपनी शुरुआत करी जब राजनीति में लोग आने से संकोच किया करते थे, तब वे जनता के लिए बाहर निकले। लंबे समय से संघर्ष कर रहे अब हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी आज हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। गौतम जी, क्या कुंजीलाल दुबे जी जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे उससे गिरीश गौतम तक क्या फ़र्क लगता है? अब आपको जो है वो क्या फ़र्क आया, डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क आया, विधानसभा में क्या फ़र्क आया? उसको इस दृष्टिकोण से देखें आप कि जो समाज में फ़र्क आया वही फ़र्क है, क्योंकि समाज से ही हम आते हैं। तो पहले की विधानसभा की आज की विधानसभा में तुलना करेंगे तो बहुत सारा अंतर दिखाई पड़ेगा। जैसे समाज में अंतर दिखाई पड़ता, पहले नैतिकता तमाम सारी चीज़ें थी, परंपराएं थी, संस्कृति थी। अब वो स्थितियां जैसे समाज में बिगड़ गई उसी तरह से विधानसभा में भी वो स्तर नहीं है अब। और इसीलिए आखिरकार यदि स्तर वो होता तो अपने को बार बार ये क्यों कहना पड़ता कि भाई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मत करिए, हम उसको विलोपित करते हैं। यदि ऐसा सारी चीज़ें होती तो अपने को ये कहना नहीं पड़ता। अब इसी को अंतर समझ लीजिए कि पहले शायद शब्दों का विलोपन नहीं करता था विधानसभा अध्यक्ष, आज की वर्तमान स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को कई बार शब्दों को विलोपित करना पड़ता है। इसलिए ये अंतर समझ के रखिए उसको। विधानसभा में एक पूरी नियमावली है जो डली हुई है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो आपको ऐसा लगता है कि जो लोग चुनकर आते हैं, जनता से चुन के आते हैं, इतनी बड़ी संख्या में जनता उनको जो है वो चुन के भेजती है, वही अंदर आके अनुशासनहीनता करते हैं? कभी कभी आपके मन में ऐसा नहीं लगता कि भाई अगर आपको जनता ने चुन के भेजा है, पूरी नियमावली डली हुई है, उसके बाद भी आपको कई बार रोकना पड़ता है, टोकना पड़ता है? नहीं, दो पार्ट है उसका। वो जब मैदान में रहता है तो दूसरी तरह का, भीतर आने के बाद दूसरी तरह का। मैदान में उसके सामने कोई बाध्यता नहीं, उस क्षेत्र का अकेले हीरो है वो। जो विधायक आता है सब कुछ वही, उसको समझिए कि सब कुछ वही है विधानसभा में अपने क्षेत्र के भीतर। अब विधानसभा में आने के भीतर जब उसको नियम से बांधना चाहते हैं, हम परंपरा से उसको बांधना चाहते हैं, परंपरा से रूबरू कराना चाहते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं हमारे ऊपर अंकुश तो नहीं लग रहा। इसलिए उसके स्वभाव में जिस तरह से परिवर्तन होना चाहिए शायद वो नहीं हो पाता है, और जो होना ही चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ होना ही चाहिए। 2018 से लेके इस बार जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, करीब 50 दिन बैठक हुई हैं केवल। कोरोना का भी एक कारण रहा, और भी कुछ कारण रहे होंगे। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो विधायक पहली बार चुनकर आए हैं वो उतना अभी नहीं सीख पा रहा या उनको टाइम नहीं मिल रहा? तो इसके लिए क्या आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे करके विधानसभा के सत्र को, ताकि जब तक बैठकें नहीं होंगी तब तक वो विधायक सीखेगा कैसे पहले वाला? नहीं, विधानसभा में ही बैठक हो करके सीखना, मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद ये उचित नहीं होगा कहना, क्योंकि विधानसभा की बैठकें ही सीखने का कोई केंद्र नहीं है। यदि हम सीखना चाहते हैं तो सबसे वैभवशाली और समृद्ध कोई लाइब्रेरी है तो हमारी विधानसभा है। कोई विधान से सीखना चाहता है तो उसे अपने सीखने का अवसर है। दूसरा, जैसे प्रशिक्षण वर्ग हम लगाने वाले हैं। तीसरा, अपन ये चाहते हैं कि कोई विधायक सीखना चाहता है तो बहुत सीनियर एमएलए अपने पास हैं, क्या हम उनके पास कभी जाते हैं? क्या हम उनसे कभी किसी तरह के प्रश्न को पूछने जाते हैं कि किस तरह का प्रश्न लगाना या नहीं लगाना? तो ऐसा मुझे लगता है कि सीखने के अवसर बहुत हैं, कोई सीखने का मन बनावे। क्योंकि अच्छा, कोई सीखना भी चाहता होगा तो मान लीजिए हम किसी को सीख देना चाहते हैं तो हम अपनी बात कह देंगे, पर उसके ब्रेन में कोई बात हम भर नहीं सकते जब तक वो स्वयं प्रयास नहीं करेगा। तो ग्रहण की शक्ति तो खुद पैदा करनी पड़ेगी। बाकी कोई बात कहना तो कोई कहेगा। तो सीखने का ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि ज़्यादा बैठक होगी तभी सीखना। अच्छा, हमने बैठक मान लीजिए हमने 100 बुला लिया और 100 में 90 दिन हंगामे में चले गए, तो उस बैठक का औचित्य क्या है? 100 दिन के बैठक का औचित्य क्या है? यदि हमने 20 दिन की बैठक की और 20 दिन में हमने 10 घंटे काम कर लिया तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 100 दिन की बैठक में केवल 5 घंटे काम करना। लेकिन इस बार का सत्र तो बहुत छोटा हो रहा है, केवल 4 दिन का सत्र बुलाया आपने। नहीं, हमेशा ये सत्र हमेशा छोटे हुआ करते थे। आप देखेंगे पूरा 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का। तो इस समय सत्र छोटा करने के कारण किसी तरह से सत्र हो जाए ये लगा हुआ है। जिस तरह से कोरोना का तीसरी आफत की आप लोग तमाम चर्चा हो रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं, उससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपने को बचाव का ज़्यादा आवश्यकता है। तो बाकी तो सत्र हमेशा छोटा हुआ करते थे। कोरोना की बात आपने निकाली है, तो जैसे छत्तीसगढ़ का भी विधानसभा का सत्र हुआ था तो उन्होंने ये कंपलसरी करा था कि जो भी विधायक हैं वो वैक्सीनेशन कराएंगे तभी विधानसभा। मैंने भी कर दिया अपने यहाँ। मैं करने जा रहा हूँ
एक तो विधानसभा के भीतर यदि वैक्सीन नहीं है तो मैं अंदर नहीं आने दूंगा, और मैं वहीं पर व्यवस्था करने जा रहा हूं कि मान लीजिए कोई संयोगवश नहीं लगा किसी को तो उसको भागकर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर वैक्सीनेशन सेंटर रहेगा और वो अपना वैक्सीन लगावे, इसके बाद भीतर आवे। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में शुरू में बड़ी भ्रांतियां थी वैक्सीनेशन को लेके, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि कोरोना को लेकर आप क्योंकि जिस तरह से ज़मीन से जुड़े नेता हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन को लेके क्या जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जनता में इसकी गलतफहमियां दूर हों? नहीं, अब तो लगभग दूर होगी गलतफहमियाँ। मैं अभी पिछले दौरे में जब अपने क्षेत्र के भीतर था, एक आदिवासी उसमें गया, तमाम सारे अधिकारियों को बुलाया था, वैक्सीनेशन वालों को बुलाया था, और जब मैंने वहाँ उनको सलाह दी कि वैक्सीन सबको लगवाना, तो एक आदिवासी लड़का खड़ा हो गया, बोला साहब आप फला जगह एक ने लगवा लिया, वो मर गया। तो हमने कहा हमने लगवा के रखा, मैं नहीं मरा, हमारा एसडीओ खड़ा हुआ लगवा के रखा, नहीं मरा, तहसीलदार लगवा के रखा, वो मैंने जो अधिकारी थे सब ने लगा, हम जितने लोग बैठे सब ने लगवा लिया। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ मृत्यु हुई, जरा हमको बताओ। वो बताने को तैयार नहीं है। तो मैंने ये कहा कि ये भ्रम क्यों पैदा करते हो आप लोग? यदि हमको जिंदा रहना है, हमको अपने परिवार का बचाव करना, तो वैक्सीन लगाना। फिर मैं जब चला आया और ये कहा कि 2 दिन लगातार यहाँ कैंप करो, दूसरे दिन अधिकारियों की रिपोर्ट आई कि वहाँ पर करीब 70 या 75% लग गया, अपने आप लगा लिया लोगों ने। और अब जो देखने को मिल रहा है, अब देखने को ये मिल रहा है कि कई बार वैक्सीन हमारी कम पड़ रही है, लाइन ज़्यादा लग रही है। इससे ऐसा लगता है कि एक उत्प्रेरण हुआ है और लोगों को ऐसा लगा है कि हमको लगवाना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा लगवाने की भीड़ ज़्यादा हो रही है, वैक्सीन कई बार कम पड़ते जा रहे हैं। 1972 से आपने राजनीति शुरू करी, 2022 में लगभग 50 साल आपको राजनीति करते हुए हो जाएंगे। 1972 में जब आपने राजनीति शुरू करी थी तो कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीति शुरू करी थी। वामपंथ इस देश में इस समय किस स्थिति में है? क्या आपको लग रहा है कि वामपंथ को लोग देश विरोधी एक तरीके से बता दिया गया है? आज क्या लगता है आपको वामपंथ के बारे में, आज क्या सोचते हैं आप? नहीं, अपन देश विरोधी तो नहीं कह सकते किसी राजनीतिक दल को, केवल उसमें जो एक सोच आई वो शायद उनके लिए बड़ा नुकसानदेह हुआ। और मैं जब था तब भी मैं कहा करता था कि जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति की उपेक्षा करके कोई भी सामाजिक या राजनीतिक काम नहीं किए जा सकते। जैसे मसलन उनका एक सिद्धांत उन्हें प्रतिपादित किया, हालांकि उनका ये था नहीं, उनका उद्देश्य कुछ दूसरा था कि धर्म एक अफीम है। ऐसा करके वो एक मान्यता पैदा हुई कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग धर्म को अफीम मानते हैं, माना धर्म विरोधी हैं। तो मैं जब बात करता तो हमेशा ये कहता था कि दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। धर्म एक अलग चीज़ है और धर्म का मर्म अलग चीज़ है। मैं उदाहरण देता था उनको कि जैसे महाकुंभ होता है, तो महाकुंभ इलाहाबाद में हो गया, आपको उज्जैन में हो गया, नासिक में हो गया, हरिद्वार में हो गया, ये महाकुंभ हो गए। 6 साल में एक लगता है वो हो गया। तो यहाँ पर ना कोई आमंत्रण देता, ना कुछ करता, पत्र में पंचांग में निकल जाता है और करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो है धर्म का मर्म। तो धर्म तो अलग चीज़ हो गई, धर्म थ्योरी हो गई। नहीं तो आप कम्युनिस्ट जब थे और आप जब चुनाव लड़ते थे तब भी आप धर्म को या सारी चीज़ों को आप इसी तरीके से, आपका मतलब आपकी जीवन शैली वही थी जो आज है, या कुछ चेंज आया भाजपा में आने के बाद? नहीं, कुछ नहीं आया। चेंज इन द सेंस इस तरह से आप नहीं कह सकते कोई परिवर्तन आया। मैं तब भी लड़ता था उनको। जैसे मैं कभी नहीं कहता था किसी को कि मंदिर मत जाओ, मैं कभी नहीं कहता था कि मस्जिद मत जाओ, मैं कभी नहीं कहता था कि पूजा पाठ मत करो। मैं क्यों कहूँ? उसकी धार्मिक आस्था है, उसका एक विश्वास है। उस विश्वास के साथ साथ दूसरा, जैसे मनुष्य के जीवन में केवल एक काम नहीं होता है, उसके अलावा भी काम होता है ना। घर का पूजा पाठ का काम होता है, ये होता है, इसके बाद नौकरी करता है वो, और तमाम सारी चीज़। इसी तरह से राजनीतिक काम अलग है और उसका काम अलग है, उसको करने देना, उसको नहीं रोकना अपने को। तो उससे जो सामंजस्य पैदा होता है, तो ये समझ करके हमारे साथ आता था कि इन समस्याओं के लिए हमको लड़ना, पर हमारी जो आस्था, उस पर आस्था पर ये लड़ाई में कहीं चोट नहीं आएगी, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी, ऐसा करके मान के करता था। इससे मुझे याद आता है 2003 का जो चुनाव जब आप लड़ रहे थे, तब वेंकैया नायडू जी की सभा थी आपके क्षेत्र में, और उन्होंने ये कहा था कि श्रीनिवास तिवारी को हराओ, गिरीश गौतम को जिताओ, इनको हम मंत्री बना के लेके जाएंगे। मुझे आज भी याद है, मैंने उसको कवर कराए। तो जब 2003 निकला, 2008 में आप जीते, 2013 में आप जीते, 18 में भी आप जीते, अब जाकर 21 में आप विधानसभा अध्यक्ष बने, तो ऐसा कभी लगा आपको कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, या भाजपा जो है या सरकार, मुझे जल्दी कुछ मिलना चाहिए था? ऐसा नहीं है, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। क्योंकि चुनाव के दरमियान जैसे यदि नायडू जी ने कह दिया, किसी ने कह दिया, तो शायद वो मुख्यमंत्री हुए नहीं,
यदि वो कह के आए थे वो मुख्यमंत्री हुए होते तो शायद हमको देते, क्योंकि कह के आए थे। मुख्यमंत्री कोई दूसरे हो गए तो जिनने जो मुख्यमंत्री वो तो कह के आए नहीं। फिर दूसरा, पार्टी का संगठन होता है, पार्टी वाले विचार करते हैं और कई बार कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। तो उस समझौते में शायद मेरा नंबर नहीं आया, तो अपन ये मान के चलते हैं कि भाई हमारे भाग्य में शायद नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। और जब भाग्य में आया तब अपने आप मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहीं गया नहीं, पार्टी ने विचार किया कि हमको देना चाहिए। और एक संजोग आप देखो, जब आपने बात शुरू की है, 2003 में जब पंडित श्रीनिवास तिवारी को हराया मैंने, 1993 में वो स्पीकर हुए, तब उनकी उम्र भी 68 साल थी, और जब मैं हुआ तब मैं भी 68 साल का हूँ। अच्छा, स्पीकर आप जो है वो बिल्कुल उसी एज में बने हाँ, जिसमें वो बने थे। 68 में वो स्पीकर हुए थे और 68 में मैं भी स्पीकर। विधानसभा स्वच्छ रहे, विधानसभा पर कोई आरोप ना लगाए, इसको लेके अब आपके मन में कुछ है क्या? नहीं, कई चीज़ों को मैं कर रहा हूँ। जैसे एक छोटा सा प्रयास है, पर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं का, अकेले का किसी बात को लेकर के निर्णय नहीं हो तो बहुत अच्छा होता है। मैंने विधानसभा के भीतर विधानसभा अध्यक्ष सलाहकार समिति बनाई है। कोई विषय आता है उस समिति को जाएगा, वो विचार करेगी, माने उसमें निर्णय लेने को हम ही को क्षमता है, हमारी शक्ति है, अधिकारिता है, पर अकेले निर्णय हमको नहीं लेना, इसलिए एक समिति बना दी। उसके सभापति समिति के हमारे सीता सरन शर्मा जी हैं, जो हमारे वो थे अध्यक्ष थे हम इसके पहले, वो अध्यक्ष हैं। उसके सदस्य एन डी प्रजापति हैं, उसके सदस्य आपकी वो हिना कामरे हैं, उसकी सदस्य लक्ष्मण सिंह जी हैं, यशपाल सिसोदिया जी, ऐसा करके 7 लोगों, केदार शुक्ला जी हैं, शैलेंद्र जैन जी हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई विषय आया, उस विषय को हम चाहे तो स्वयं निर्णय ले सकते हैं, पर स्वयं का निर्णय, अकेले का निर्णय शायद ज़्यादा उतना अच्छा नहीं होता। पहली बार कराया? हाँ, पहली बार हुआ। अभी तक इस तरह की नहीं, इस तरह कोई नहीं था। तो वो समिति हमारे पर जिम्मेदार है, हमारे विचारों के बारे में वो तर्क करेगी, विचार करेगी, विमर्श करेगी, इसके बाद हमको वो सलाह देगी। फिर उस सलाह को मानना या न मानना हमारे ऊपर है, पर एक सलाह तो आएगा ना। हो सकता है कई बार मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ, मैं ही गलत हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो गलत हूँ तो उनका कोई बात सामने से आ जाएगी, तो एक परीक्षण करने का मौका मिलेगा हमको कि हमारी सोच ठीक थी कि ये जो अब आया जो सलाह आई वो ठीक है। लेकिन विधानसभा जब लगती है, बार बार कहा जाता है विधानसभा का सत्र और ये सब चीज़ें, लेकिन जब विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो आपने भी ये बात देखा होगा कि फर्स्ट हाफ में तो आपको विधायक दिखते हैं, सेकंड हाफ में, क्योंकि आप तो खुद भी अब तो 20 साल से आप खुद विधायक हैं, सेकंड हाफ में चंद विधायक बैठे रहते हैं। तो जिस चीज़ को लेके पूरी डेमोक्रेसी जहाँ पर टिकी हुई है, सब कुछ जहाँ पर टिका हुआ है, विधायकों को रुचि नहीं है सत्र की कार्रवाई में? नहीं, मैंने छोटा सा प्रयास किया, मैंने परिवर्तन कर दिया। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, इस बार शाम को 6 बजे 90 से 110 विधायकों की उपस्थिति मैंने दर्ज कराई और एक छोटा सा प्रयास किया। कैसे किया? प्रयास क्या किया? एक विभाग की मांग आई, PWD पर चर्चा हो रही थी, तो एक सूची आती है सारे दलों की तरफ से, वो समय अलाटमेंट होता, किसी को 2 घंटे मिल गया, बड़ा दल है तो 2 घंटे। अब इस समय तो दोनों बराबर है, तो आप समझिए 15 मिनट किसी का कम हो गया। अब जो उनको 1 घंटा अलाट हुआ, उस 1 घंटे में वो 15 नाम देते हैं, या उनने 12 नाम 13 नाम दिया, 2 नाम और आ गए, तो ये 13 नाम आ गए, 13 12 करके आ गए। इसी में वो समय को जाया करना अपने। मैंने उसमें एक छोटा सा कर दिया कि जब वो सिर्फ सूची मेरे पास आती है और जब लोग बोल रहे होते हैं, उसी दरमियान जब अंतिम कड़ी पे लोग जाते हैं, तो मैंने ऐसा समझा कि 4-5 लोगों को और बोलना चाहिए, है ना। ऐसा जो रह गए, जिनकी इच्छा रही होगी, मैं उनको पूछ लेता हूं कि आपको बोलना है, तो ठीक है, बोलना है, ठीक है। तो 8-10 नाम अपने से जोड़ देता हूं, अपने जो हमको अधिकारिता प्राप्त है, तो 4-5 उपस्थिति बनी रहती है विधानसभा। हाँ, नहीं, 4-5 इधर से कर दिया, 4-5 इधर से कर दिया। अब उसका मांग की चर्चा पर उसका नाम नहीं है तो क्यों बैठेगा वो। अब जब उसका नाम चला गया, वहाँ से उसको अंदर से संदेशा चला गया, आपको बोलना है, आपका नाम स्पीकर साहब ने डाल दिया, तब वो लोग बैठे हैं। एक तो ये कर दिया। दूसरा ये कर दिया कि जब जैसे मान लीजिए कि बात अब मंत्री को जवाब देना है, जवाब देने के पहले कई विधायक चाहते हैं कि उनकी बात आ जाए। अब उनकी बात नहीं आती तो हल्ला मचाते हैं, हल्ला मचाते, शोर शराबे में 15-20 मिनट समय अपने आप जाया हो गया। इसके बाद ना वो अनुदान पर वोटिंग के लिए आएगा, मंत्री जवाब देगा, फिर वो वोटिंग रहेगा, तो वो समय 15-20 मिनट जाया नहीं हो। उसके बाद जब ये सारी बात जब ख़त्म हो जाती सबकी बात, तब मैं लोगों को आग्रह करता हूँ, विधायकों को, कि आप 2-2 मिनट के लिए अपने क्षेत्र की बात कह लीजिए। तो इसमें से 20 से 25 लोगों को अवसर दे देता हूँ। तो 2 मिनट कह लिया तो हमारा 30 मिनट गया ना,
30 मिनट 35 मिनट, तो जो हल्ला में जाता वो 35 मिनट हमने उसको सकारात्मक लगा दिया। उसका परिणाम ये निकला कि वो विधायक इसलिए बैठा कि हमारा नंबर आ सकता है, हमको अवसर मिल सकता है। तो एक विधानसभा में उसको जो बोलने का जो है, उसकी बात रखने का अवसर मिल रहा है, उससे विधानसभा के प्रति उसकी रुचि बढ़ती है। तो ये रुचि पैदा करने का काम मैं समझता हूँ कि थोड़ा प्रयास मैंने किया, और उसमें मैं ऐसा समझता हूँ कि आंशिक सफलता मुझे मिली है। और सफलता तभी कहलाएगी जब वाकई में जो सुबह उपस्थिति होती है, यदि शाम को 6 बजे हो जाए, तो उससे बढ़िया विधानसभा क्या हो सकती है। विधानसभा में हमेशा ये कहा जाता है कि विधानसभा शांतिपूर्ण चले, लेकिन ये भी होता है कि शांतिपूर्ण कोई चीज़ नीरस हो जाती है। तो उसको लेके कभी कुछ सोचते हैं कि आपके विधानसभा को थोड़ा रोचक बनाया? नहीं, इसीलिए हास्य प्रयास तो होता रहता ना। कई लोग उस तरफ भी हैं, कई लोग इस तरफ भी हैं, जो माहौल को गमगीन होने से भी बचाते हैं और माहौल को ख़राब होने से भी बचाते हैं, दोनों पक्ष में हैं। तो कई बार हास्य परिहास आप देखते होंगे कई सवाल को लेकर के हो जाते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा एक वातावरण चेंज होता है, क्योंकि वही बात सुनते सुनते वाकई में चीज़ें उबाऊ हो जाती हैं। उससे बचने का तरीका यही है, तो वो करना चाहिए अपने को, लगातार प्रयास उसके होते रहते हैं, अंदर से भी होता रहता है, तमाम सारी बातें होती हैं। आपके क्षेत्र की बात कर रहे थे, आपके क्षेत्र में जो है वो आप साइकिल से लोगों के यहाँ जाते थे, साइकिल रैली आपने क्षेत्र में निकाली, आप लगातार लोगों के टच में रहे। अब आप विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, शायद आपने कहा भी था विधानसभा में कि मैं यहाँ पर निष्पक्ष हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए जो था वो वैसा ही रहूँगा मैं। तो क्या फ़र्क आया विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद क्षेत्र में? आप फ़र्क केवल एक बात का आया, फ़र्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं जा सकता हूँ, ये फ़र्क आया ना। अब आप क्योंकि किसी दल के नहीं हैं, अब आप तो वो फ़र्क आ गया, माने झंडा लगा करके नहीं निकल सकता हूँ, ये फ़र्क आया ना। पर लोगों से संवाद करने में दिक्कत कहाँ है, लोगों से मिलने में दिक्कत कहाँ है। माध्यम को दूसरे हो सकते हैं, मिलना अपने को उनकी समस्या का निदान करना अब तो और आसान है ना। क्षेत्र के भीतर गया हूँ, अधिकारी खड़े हैं, तहसीलदार खड़ा है, कलेक्टर खड़ा है, एसपी खड़ा है, डिप्टी कलेक्टर खड़े हैं, प्रोटोकॉल के सारे लोग खड़े हैं। वहाँ पर जो आवेदन आते हैं उसका निराकरण, पहले तो अर्जी लेकर के आते थे, कलेक्ट्रेट आए, एसपी आए, पुलिस आए, वहाँ आए, बैठे, उनका अब तो वहीं पर हो जाता है ना, उनको दिया ये काम करना, तो वो ज़्यादा आसानी है। जहाँ तक संपर्क का सवाल है, पहले मैं हर वर्ष माने 5 साल में एक बार साइकिल चलाता था और तकरीबन 70 से 75% एरिया को कवर करता था। कई बार पैदल भी चलता था, 30-35 दिन की पदयात्रा निकाल दी, 25 दिन की पदयात्रा निकाल दी, फिर साइकिल यात्रा निकाल दी, फिर साइकिल यात्रा निकाल दी। और उसमें कुछ जैसे दौड़ा करते करते कई बार बड़े प्रोजेक्ट मन में आते थे, तो कौन करेगा इसको, सिवाय मुख्यमंत्री के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो पदयात्रा या साइकिल यात्रा एक माध्यम बना करके मुख्यमंत्री जी को ले जाते थे कि ये हमारे काम की घोषणा आपको करना, और वो घोषणा करते थे, हो जाते थे। कॉलेज ले लिया, तहसील ले लिया, नगर पंचायत ले लिया, बड़ी बड़ी सड़कें ले लिया, ये सब उसके माध्यम से। आप पदयात्रा निकालते थे, आप साइकिल से चले, लेकिन अब तो ये होता है कि व्यक्ति पार्षद बनता है और स्कॉर्पियो में आ जाता है। तो भ्रष्टाचार जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे ये माना जाता है कि कुछ ना कुछ है ऐसी चीज़ें। विधानसभा में मंत्रियों ने अपना संपत्ति का विवरण देना शुरू करा था, अगर आपको याद हो तो, आप खुद भी उस समय सदस्य थे। 2016 के बाद किसी मंत्री ने विधानसभा में अपनी संपत्ति का कोई विवरण नहीं दिया है। तो मंत्री, मुख्यमंत्री और तो और विधायक, कि आप विधायक बने 2018 में, आपने 2.5 साल में आज आपकी संपत्ति कितनी हो गई है? आप करेंगे ऐसा कुछ कि विधानसभा में संपत्ति का विवरण आए सब लोगों को? वो तो संकल्प ही पारित है, सबने दिया भी है, हमने स्वतः अपना जमा किया है। अभी 30 तारीख डेट थी, मैंने स्वयं जमा किया। उसको 2 तरीके से देखिए। कई बार होता है कि हमारे जो मीडियाज़ हैं, चाहे वो प्रिंट हो या है, उसको कई बार बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं हम, उसका विषय नहीं जाता विधायक। जैसे एक आप उदाहरण देते हैं, हम जो 80 से जब संपत्ति भर रहे हैं, एक मकान को ही 80 से भर रहे हैं हम। तो वो मकान जब हमने ख़रीदा था या जब वो ज़मीन ली थी, उस समय उसकी कीमत थी 4,000 रुपये वर्ग फीट, 4.25 पैसे प्रति, माने 4 आने प्रति वर्ग फीट। 1,600 रुपये में 18 डिसमिल ज़मीन ली थी, जिसमें मकान बना हुआ शहर के भीतर। अब वो अगली बार उसको हमको 10 लाख करना पड़ा, अगली बार 20 लाख करना पड़ा, अगली बार उसको 50 लाख करना पड़ा, अगली बार 1 करोड़ करना पड़ा, अगली बार उसको 2 करोड़ करना पड़ा। तब आप क्या छापोगे? जैसे हमारा हलफनामा आएगा तो हलफनामे में मैंने लिखा कि मकान की कीमत 2 करोड़, आगे लिखा है पुश्तैनी मकान, पुराना मकान, वर्तमान, उसमें कॉलम रहता वर्तमान मूल्य क्या,
तो वर्तमान मूल्य जो टैक्स हम जमा कर रहे हैं नगर निगम, वही तो वर्तमान मूल्य कहलाएगा। तो हमने उसको 2 करोड़ भर दिया। अब अखबार में छका, ये देखो विधायक जी की संपत्ति का, और 2 करोड़ की संपत्ति हो गई। अब उसको कोई देखने को तैयार नहीं कि वही मकान है जो 1600 रुपये का था, आज अब वहाँ 15,000 रुपये वर्ग फीट ज़मीन हो गई। तब जब हमने खरीदा तो 4 आने रुपये थी, आज वो 15,000 रुपये वर्ग फीट ज़मीन है। तो कीमत तो बढ़ेगी। तो इन कारणों से भी कई बार लगता है कि वो संपत्तियाँ ज़्यादा हो। आपकी तो कीमत बढ़ रही है, कुछ की तो ज़मीनें बढ़ रही हैं। आप कभी अगर संपत्ति का विवरण लेंगे, अगर आप विधानसभा में लें तो आपको समझ में आएगा कि कुछ लोगों की तो किसी ने एक प्लाट लिया, अच्छा प्लाट ले लिया 3,000 वर्ग फीट का, तो उसको तनख्वाह 1,10,000 मिल रही विधायक को, या पहले मान लीजिए हम लोगों को 65,000 मिलती थी, या उसके पहले भी 35,000 मिलती थी। तो 5 साल 35,000 करने के बाद एक 2,400 का प्लाट वो नहीं करे। हाँ, वो गड़बड़ वहाँ है कि जैसे किसी ने 15 एकड़ ज़मीन खरीद ली, 50 एकड़ ज़मीन खरीद ली शहर के भीतर, ऐसा वो जरूर थोड़ा सा, तब वो एक सामान्य होगा। तभी जब आप अगर ये कंपलसरी हो जाए ना, वो एक्ट में है नहीं, कानून में नहीं है। हाँ, कानून में नहीं है। नहीं, कानून में नहीं, इसलिए तो कानून में आपका वो है कि जब चुनाव लड़ते हैं आप तब संपत्ति का विवरण देना है एक बार। ऐसा नहीं, उसके अलावा भी भरते हैं ना अपन संपत्ति। इनकम टैक्स तो हर साल रिटर्न फाइल होता है, अपन हर साल भरते हैं ना। एक राष्ट्रीय बहस चल रही है इस समय, उत्तर प्रदेश में कानून आया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। आपका क्या मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून या जनसंख्या को लेकर कोई नीति बनना चाहिए क्या? बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमेशा मैं इस बात का वकालत करता रहा कि बिना इसके नियंत्रण के जो पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारे पास वो सुविधा नहीं है, हमारे पास वो साधन नहीं है, बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर हम साधन का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे सामने संकट पैदा होगा। और जनसंख्या नियंत्रण इसलिए भी ज़रूरी है, वो परिवार उस जो जनसंख्या उसके सामने आ रही है वो स्वयं उसका प्रतिपोषण करने के लिए क्षमता उसकी नहीं है। यदि मजदूर आदमी है, उसके घर में मान लीजिए 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे 6 हो गए, तो उनका प्रतिपोषण कैसे करेगा वो? तो ये एक उदाहरण बता रहा हूँ। लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध जबरदस्ती करेंगे तो विरोध होगा, अपने को जबरदस्ती नहीं करना। धार्मिक आधार पर देखने लगते हैं। नहीं, वो तो है ही ना, देखेंगे ना लोग, क्योंकि एक तरफ जैसे ये हो गया कि हमको तमाम सारी चीज़ें, दूसरा कानून के लिए है, दूसरे कानून के भीतर उनको सब चीज़ें लागू है। यहाँ पर ये है कि सारा कानून, इसलिए इधर भी विरोध करते हैं, उधर भी विरोध करते हैं। उनका विरोध ये है कि नहीं हम अपने कानून चलेंगे, इनका विरोध ये है कि साहब हमारे लिए कानून काहे लगाते हो, पूरे देश के लिए एक समान, जब हमको जनसंख्या नियंत्रण पर कोई बात करनी है तो पूरे देश के लिए समान नीति हो। ऐसा नहीं हो कि हम एक रह जाएं, वो 50 हो जाएं, तो कल का जो डेमोग्राफी जो चेंज होगी पॉपुलेशन की, तो एकदम उल्टा हो जाएगी ना। तो इसलिए सबको चाहते हैं कि सबको एक तरह हो जाए। आपको लगता है आपके कार्यकाल के बाद जब आप बाहर आएंगे तो एक संतुष्ट होकर निकलेंगे, जब भी आप निकलेंगे, कि विधानसभा में आपने कुछ बदलाव कर दिए? अभी नहीं कह सकता, मैं अभी नहीं कह सकता, इसलिए कि अभी कोई बदलाव हुआ ही नहीं मेरे आने के बाद। छोटा सा 2-3 प्रयास किया मैंने। एक प्रयास ये किया कि महिला को आसंदीप का अवसर कभी नहीं मिला। मैंने एक प्रयास छोटा सा किया कि उस दिन केवल महिला ही चलाएगी, तब पूरा दिन महिला को बैठा। एक छोटा सा प्रयास है। एक दिन ये छोटा सा प्रयास किया कि जो पहली बार का विधायक आया है, तो जो लॉटरी अपन निकालते हैं, लॉटरी में कई बार उसका नहीं आता, या नंबर भी आ जाता तो उसका 25वें में आ गया, 20वें में आ गया, उसका प्रश्न आना ही नहीं। तो अपन ये प्रयास किया कि उस दिन केवल पहली बार के ही विधायक का लेना क्वेश्चन, दूसरे का वो लॉटरी में डालना नहीं। तो जितने क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 300 आए, तारांकित 300 आए, अब 300 में छटवा लिया, कौन कौन विधायक दूसरी बार के थी उनको हटा दिया, केवल पहली बार के विधायकों को लिया। तो 60 क्वेश्चन आए, 60 में लॉटरी डाली, 25 निकला, तो पहली बार का निकला। तो ये छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से उनको भी बात रखने का अवसर मिल जाए। दूसरा उसी में यह कर दिया हमने कि होता ये कि जब पहली बार का जो विधायक होता है तो ऐसा लगता है उसको कि जैसे मैडम स्पीच करने जब वो जाता है तो उसको लगता है कहीं हमसे चूक न हो जाए, क्योंकि बाहर वाला तो बाहर तो कुछ भी बोलते रहो, भीतर बोलने में क्योंकि उसी तरह के सब हीरो आए ना, तो सारे अभिनेताओं के बीच में ही अपना प्रदर्शन करना, तो यहाँ की स्थिति वहाँ तो सारे दर्शक हैं, केवल हम अभिनेता बन के मंच में खड़े हैं। तो उसके सामने जब आता है तो उसको ऐसा लगता है कि संकोच के स्वभाव के कारण जो हमारे सीनियर विधायक रहते हैं उसके प्रश्न को वो प्रतिप्रश्न बनाकर, पूरक बनाकर के वो खड़े होकर के पूछना चालू करते हैं, तो उसकी बात रह जाती है। इसलिए मैंने इस बार उसमें आदेश ये किया कि किसी भी सीनियर विधायक को उसके प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मैं नहीं दूंगा।
वही प्रश्न पूछेगा, पूरक पूछे, जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसको अवसर दूंगा, पर किसी को मदद अगल बगल से नहीं करने दूंगा। तो ये थे गिरीश गौतम जी, जिन्होंने बड़ी साफगोई से हर सवाल का जवाब दिया। जैसा इनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी बात को बड़े स्पष्ट तरीके से कहते हैं, आज भी इन्होंने उसी साफगोई से जवाब दिए। फिर अगली बार मिलते हैं किसी खास शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।